और सबसे पहले आपको एक और 11 में दिखाते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ की हिंसा की तस्वीरें। हमले को लेकर 18 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 400 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और एक दिन पहले हमले में कई पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। नांदेड़ में ऐसी खौफनाक घटना हुई है कि जिसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था, लेकिन तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कैसे भीड़ यहां पर तलवारें लहराती हुई दिखाई दी और होली खेलने को लेकर बेकाबू हो गई। महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन की नौबत क्यों आन पहुंची, उसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। नांदेड़ की सड़कों पर संग्राम छिड़ा है। एक तरफ पुलिस के चंद जवान हैं, तो दूसरी तरफ हजारों की भीड़ और सबके हाथों में लहराती तलवारें। गुरुद्वारे के बाहर मेन गेट का ये मंजर देखिए। बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस ने भीड़ को अंदर रोक कर रखा है, लेकिन भीड़ के एक धक्के में लोहे की बैरिकेडिंग गत्ते की तरह ढह गई और सड़कों पर हुड़दंगियों का सैलाब उमड़ पड़ा। तलवार लेकर दौड़ते हुड़दंगियों से जान बचाने के लिए पुलिस वाले भागते नजर आए। उपद्रवियों ने सड़कों पर जो भी गाड़ियां मिली चकनाचूर कर दिया। किसी के शीशे फोड़े तो किसी की पूरी सूरत ही बिगाड़ दी। ये बवाल होली के दिन यानी कल का है। नांदेड़ में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा है। होली के मौके पर सिख समुदाय होला मोहल्ला मनाने के लिए जमा हुए थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने बवाल कर दिया। हमले में दर्जनों पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। कोरोना की हालत देखते हुए इस बार हल्ला बोल कैंसिल करेंगे। कुछ यंगस्टर लड़के जो है वो बात नहीं मान रहे थे। बाबा जी ने भी उनको समझाने की कोशिश की तो वो 1 नंबर गेट से बाहर आ गए और ट्रेडिशनल रूट जो है इसी रूट पे उन्होंने हल्ला बोल मनाया। इसमें हमारे रिस्ट्रिक्ट करते वक्त कुछ 4 कर्मचारी जख्मी हुए और पुलिस की कुछ व्हीकल से उनका नुकसान हुआ है। आईपीसी के धारा अलग अलग धाराओं और कोविड गाइडलाइंस का वायलेशन किया है, इस आधार पर गुना दाखिल किया जाएगा। ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बुरी तरह फैल रहा है। दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है, लेकिन लोग कुछ मानने और समझने के बजाय खुद अपनी ही जान से खेल रहे हैं। ऐसे में इनसे क्या उम्मीद की जाए कि इन्हें दूसरों की जान की फिक्र होगी। नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार के सामने फिक्र ये है कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगाम लगाई जाए, टीकाकरण तेज कैसे हो और लोग मास्क और 2 गज की दूरी का पालन कैसे करें। सारे सवालों के साथ हमने बात की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना की दूसरी लहर इस समय हिंदुस्तान में है और ये सुनकर जितना आपको डर लगे शायद आपकी सावधानी बढ़ सकती है, लेकिन डर के साथ जरूरी है जानकारी और ये भी कि वैक्सीनेशन के हिसाब से हिंदुस्तान में चल क्या रहा है। जो पूरी परिस्थितियां हैं, जो पूरा माहौल है, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमें समय देने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि बहुत आपका जो कामकाज है पिछले 1 साल से जिस तरीके से चल रहा है और अभी तक जिस तरह से हम नियंत्रण में रख पाए हैं कोरोना के केसेस को, क्या ये दूसरी लहर भी निकल जाएगी? कितनी चिंता है सरकार को? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से चिंता का तो कारण है और सबके लिए कारण होना चाहिए। खाली सरकार के लिए या स्वास्थ्य मंत्री के लिए ही नहीं, अपितु देश के हर नागरिक के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। और देश के नागरिकों को और सरकारों को सबको ये समझना चाहिए कि अब जब 1 साल में हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के सारे तरीके सीख चुके हैं और विषम से विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर हम एक प्रकार से सफलता की चरम सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसी स्टेज पर अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर
हमारी तरफ से किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो किस प्रकार से केसेस को दोबारा से बढ़ने की ओर ला सकती है, ये हमको नजर आ रहा है। मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि शायद कोविड तो अब समाप्त होना चाहता है, कोविड तो जाना चाहता है, लेकिन हम लोग को शायद कोविड से ज्यादा प्रेम हो गया, इसलिए हम लोग कोविड को जाने नहीं देना चाहते। जिस प्रकार से समाज में हम देख रहे हैं कि लोग अब इतना कैजुअली ले रहे हैं, इतना लाइटली ले रहे हैं, कोई मास्क को ठीक से गंभीरता से नहीं पहनता है। जो बेसिक 4-5 बातें बताई गई हैं जो बिल्कुल आसान है, मास्क को ठीक ढंग से पहनना, साबुन से हाथ धोते रहना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और अपने जो इन्फेक्टेड हाथ हैं उनको बार बार नाक मुंह पर आंख पर नहीं लेके जाना। यही तो बातें हैं जो बार बार कही गई हैं। अब अगर इन बातों को भी अगर फॉलो करने में हम किसी प्रकार से जो है कैजुअल ढंग से काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। तो आपके आकलन में डॉक्टर हर्षवर्धन, चूंकि पूरी दुनिया में अगर पहला वेव आया तो सेकेंड वेव फॉलो किया, तो ये एक बीमारी के लाइफ साइकिल के हिसाब से हम देखें या फिर हम ये माने कि हमने कोताही की है? इसको व्यक्तिगत तौर पर इसको मैं कोताही इसको ज्यादा मानता हूं, क्योंकि देखिए वायरस की जो भी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1-1.25 साल की है। इसको जितना भी समझा जा रहा है, जिसके बारे में जितना भी अध्ययन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके आधार पर एकदम डेफिनेटली तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वायरस अपनी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसमें भी चेंज करता रहता है। वो वायरस में म्यूटेशंस इत्यादि होना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो कोई अब नॉर्मल भी नहीं है। इसलिए इसको सारे दुनिया के ट्रेंड की तरह ये भारत में उसी प्रकार से कोई सेकंड वेव की तरह से इसको मानना, या ये हम सब जो है अब देखिए ना किस प्रकार से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स बढ़ रही हैं। जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ पहले चलती थी प्री कोविड, अधिकांश स्थानों पर आप उसी प्रकार से लोगों को बिहेव करते हुए देख रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर देख रहे हैं, सोशल फंक्शंस देख रहे हैं, मैरिजेस के अंदर देख रहे हैं, और दूसरे भी जो ये पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, दूसरी चीजें हैं, सभी में लोग बहुत ही अब कैजुअल ढंग से जो है इनको चीजों को ले रहे हैं, जबकि हमको सब कुछ पता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने एक टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग की जो स्ट्रैटेजी थी, अब टेस्टिंग जो है पर्याप्त मात्रा में करके, और हम तुरंत जब पॉजिटिव केस होता था उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते थे, कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको आइसोलेट करते थे, चाहे घर में ही रखते थे, उनके ऊपर हम पैनी निगाह रखते थे, और फिर अर्ली ट्रीटमेंट हम करते थे, चाहे घर में करते हैं, अस्पताल में करते हैं। वो सारी चीजों के अंदर भी जो है थोड़ा सा हमको लगता है कि लैक्सिटी आई है। लोगों को अब ये लग रहा है कि एक तरफ लोगों को लगता है कि लोगों ने इतने दिन में क्या देखा कि इतने बड़े देश में 1,19,00,000 लोगों को कोविड हुआ, 1,13,00,000 से ज्यादा जो है वो ठीक होकर घर चले गए। दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट 1.35% केवल हमारा है, और हमारा रिकवरी रेट एक स्टेज पे आपने देखा 97% तक पहुंच गया था, अभी शायद 94-95 के बीच में है। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं। फिर दूसरी तरफ लोग क्या देख रहे हैं कि अब वैक्सीन आ गई है, लोग समझ रहे हैं वैक्सीन आ गई है, मुझे लगी है या नहीं लगी है, लेकिन शायद अब ये कोविड जो है ये समाप्ति की ओर है। इसलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम कोविड को जितनी गहराई और गंभीरता से 1 साल पहले लेते थे, जिसके कारण देश में प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन करना पड़ा, और उसके बाद से हमने धीरे धीरे करके सारी समाज ने, टोटल सोसाइटी ने होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाई, गवर्नमेंट ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई, और सारे स्वयंसेवी संगठन मिल गए, सारे लोग अवेयरनेस के अंदर लग गए, सारे कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स हो गए। आप लोग भी टेलीविजन से रोज रोज सब बातें, वही बातें बार बार लोगों को बताते थे, ब्रॉडली लोगों ने उसको फॉलो भी किया। जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रही है, जिस रफ्तार से चल रही है, जो आपका टारगेट है कि इतने % पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, समय के हिसाब से क्या हम जा रहे हैं, और कब तक हम उम्मीद करें कि हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे? देखिए, मैंने आपको एक शुरू में एक शब्द यूज किया कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें ना तो कोई समय निश्चित है,
न ही इसके लिए ये कहना कि इतने लोगों को इतने दिन के अंदर देना है, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक विजन है, साइंटिफिक तरीका है, जिसके ऊपर हम तेजी से बहुत सफलतापूर्वक और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ हम उसमें बढ़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो कुछ हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है उसको आप पूरी ताकत के साथ उसका इस्तेमाल करिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें दिक्कत है, हम कह रहे हैं जितनी हमने उपलब्ध कराया उससे ज्यादा आप इस्तेमाल करिए। हम उससे ज्यादा आपके लिए, देश के लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने सारे देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है। सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को हम दे रहे हैं, वो आगे सरकारी अस्पतालों को देते हैं, प्राइवेट अस्पतालों को देते हैं। और आपने बजट में सुना होगा कि 35,000 करोड़ रुपया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि वो स्पेशली वैक्सीन्स के लिए, कोविड के वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया। इसके अलावा न्यूमोकॉकस जो 6 स्टेट्स में दिया जाता था वो भी यूनिवर्सल, यानी कि सारे देश के अंदर न्यूमोकॉकल वैक्सीन भी जो है दी जाएगी। और ये भी साथ में उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भी जरूरत होगा तो वो हम देंगे। तो भारत सरकार की तरफ से हमारे लिए कोविड के खिलाफ जंग जीतना, कोविड से देशवासियों की रक्षा करना, उसके लिए इलाज से लेकर और वैक्सीनेशन तक ये सारी चीजें जो है गहराई और गंभीरता से हर भारतवासी के लिए उपलब्ध कराना, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। और इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी, जिसे कहते हैं, गंभीरता से इसका पालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और 1:11 के इस हिस्से में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की, जिसका आज शक्ति परीक्षण का दिन है। आज दूसरे दिन के प्रचार का आखिरी दिन है। थोड़ी देर बाद नंदीग्राम में प्रचार के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी भी नंदीग्राम में रोड शो और रैली कर रही हैं। और आज सुबह जब उनका काफिला गुजर रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे यहां पर लगाने शुरू कर दिए। उसी वक्त की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं साफ तौर पर दर्शाती है कि ममता ने कहीं ना कहीं जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं उसमें दम है। जी बिल्कुल, ममता बनर्जी की जो आरोप हैं शुरू से वो कहती आ रही हैं कि उनको चिढ़ाने के लिए जय श्री राम का नारा बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। तो आज जब वो घर से निकल रही थी यहाँ भांगा बेड़ा शहीद वेदी आने के लिए, तो इस दौरान ही ये हुआ है। और अभी थोड़ी देर में ही वो पहुंचने वाली हैं। मैं दिखाता हूँ वो शहीद वेदी जहाँ पर पहले वो पहुंचेंगी, यहाँ नमन करेंगी और यहाँ से वो पदयात्रा शुरू करेंगी। बहुत जबरदस्त आज आखिरी दिन है और जबरदस्त चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है नंदीग्राम में, चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो। ममता बनर्जी पहला जो कार्यक्रम है वो पदयात्रा है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की पदयात्रा यहीं से शुरू होने वाली है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कुल 4 कार्यक्रम है ममता बनर्जी के, और इस बीच बीजेपी के भी कई कार्यक्रम हैं। अमित शाह का कार्यक्रम है, मिथुन चक्रवर्ती का कार्यक्रम है, क्योंकि यह आखिरी दिन है नंदीग्राम चुनाव प्रचार का। शाम 5-6 बजे तक ये चुनाव प्रचार होगा। उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और 1 अप्रैल को वोट होगा, जो तकदीर फैसला तय करेगी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की। फिलहाल उसी की तैयारियां यहां जोरों पर हैं। आखिरी मौका है, आखिरी दिन है जब पूरी दोनों ही पार्टियां, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, पूरा जोर लगा रहे हैं जो वोटर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए। नेहा जी, अनुपम लौटेंगे आपके पास। पॉलमी भी हमारे साथ जुड़ेंगे फौरन। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज वहां पर प्रचार करने वाले हैं और जैसे ही अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो तस्वीरें उसकी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन नंदीग्राम की लड़ाई क्यों दिलचस्प हो गई है, देखिए। बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों में परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। बंगाल में दूसरे चरण के संग्राम की बारी आ गई है।
मतदान तो 30 सीटों पर है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी दोनों का सबसे ज्यादा जोर जिस सीट पर है वो है नंदीग्राम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्हीं के पुराने सिपहसालार यानी कि शुभेंदु अधिकारी इस बार बीजेपी का झंडा उठाकर चुनौती दे रहे हैं। जय श्री राम, जय बांग्ला। और इस चुनौती को अंतिम धार देने के लिए आज अमित शाह खुद नंदीग्राम के रण में उतर रहे हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे ये ट्रक है जिस पर खुद अमित शाह प्रचार करेंगे शुभेंदु अधिकारी के लिए। वो दोपहर 12 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे और एक रोड शो करेंगे शुभेंदु अधिकारी के लिए। आखिरी दिन है आज चुनाव के कैंपेन का नंदीग्राम के लिए, तो यहाँ पर बीजेपी जो है अपने सबसे बड़े नेताओं को, सबसे दिग्गज नेताओं को, अपने स्टार फेसेस को उतार रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे, फिर मिथुन चक्रवर्ती भी यहाँ पर पहुंचेंगे और वो भी यहाँ पर रोड शो करेंगे दिन के आखिर में जब कैंपेनिंग खत्म हो रहा होगा। नंदीग्राम ही वो जगह है जिसने इस चुनाव प्रचार की पूरी दिशा ही बदल दी। रोड शो के दौरान एक हादसे का शिकार हुई ममता ने अपनी चोट को बीजेपी के खिलाफ ऐसा हथियार बना लिया जिसकी मार से बचने के लिए भगवा खेमा बंगाल के हर कोने में पुरजोर जतन कर रहा है। छोटे से लेकर बड़े तमाम नेता ममता की चोट को सियासी ड्रामा करार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया, क्या कह रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया? सार्वजनिक करनी चाहिए। करनी चाहिए आपको लग रहा है। लेकिन बीजेपी के आरोपों से बेपरवाह ममता अपनी चोट और अपने दावे को 100% खरा बताकर चुनावी मैदान में व्हीलचेयर दौड़ा रही हैं। होली के दिन भी ममता व्हीलचेयर पर बैठकर नंदीग्राम के गांव-गांव घूमी। भवानीपुर की सीट छोड़कर नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरी ममता के साथ नंदीग्राम का इतिहास है, तो वर्तमान में लोगों की सहानुभूति का ट्रम्प कार्ड। इसलिए ममता शुभेंदु के भविष्य को लेकर बड़े दावे कर रही हैं। एक दिन एमन दिन आसबे ना घाटा ना घाटा हुए घुरे बेड़ाबे। ममता ने 8 किलोमीटर का रोड शो व्हीलचेयर पर किया तो लोगों ने ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाए। हम आपको बता दें कि दीदी ने ऐलान किया कि वो गुरुवार यानी कि मतदान होने तक अब नंदीग्राम में ही रहेंगी और तब तक लोगों को यही याद दिलाती रहेंगी कि बंगाल की बेटी को ये चोट किसने पहुंचाई थी। আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। ममता नंदीग्राम में ही डेरा जमा कर बैठ गई हैं, तो वोटों का कोटा अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी भी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। नंदीग्राम की गलियों में अमित शाह शुभेंदु के लिए शंखनाद करेंगे, तो बंगाल के बेटे और बीजेपी के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती भी उनका साथ देने को तैयार हैं। नंदीग्राम से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई और जानकारी के साथ पौलमी साहब। पौलमी, देखिए तस्वीर अभी हमने दिखाई इस रिपोर्ट में भी। ममता बनर्जी कल 8 किलोमीटर लंबा रोड शो कह लीजिए या यात्रा कह लीजिए, जो वो पदयात्राएं करती थी, लेकिन आज जब गृहमंत्री अमित शाह होंगे मैदान में तो बीजेपी का दम किस तरह से दिखाई देगा नंदीग्राम में? क्या तैयारी है? तस्वीरें भी दिखाइए। जी, मैं कहूंगी अपने कैमरामैन साजिद को कि सारी तस्वीरें यहाँ पर दिखाए जो गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के लिए की गई है। तैयारियां जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ का जो ट्रेडिशनल नृत्य है वो भी कर रहे हैं, तो नाच गाने का माहौल बना रखा है। एक तरह से एक मेले का माहौल है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है दोनों तरफ सड़क के बहुत ही जो है पतली सड़क है, उसके दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुछ शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी, जो खुद यहाँ पर जिनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी और खुद यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के साथ डेरा जमाए बैठे हुए हैं कई दिनों से नंदीग्राम में। तो ये बीजेपी का जो है आखिरी पड़ाव है इलेक्शन से पहले, नंदीग्राम के इलेक्शन से पहले, और इसमें बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद खुद
यहाँ के अभिनेता और बीजेपी के अब नेता मिथुन चक्रवर्ती भी पहुंचेंगे अपना जो है प्रचार करने के लिए। शुभेंदु अधिकारी को अपना सहारा देने के लिए देखना पड़ेगा फिर आखिर में खुद ममता बनर्जी यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर रोड शो कर रही है, सभाएं कर रही है, जबकि यहाँ से उनका काफिला भी गुजरा तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस माहौल को यहाँ की जनता समझती है और किस तरफ वोट करती है अप्रैल 1 तारीख को। पॉलमी वहां से रिपोर्ट कर रही है और जबरदस्त तरीके से जो आपको इस वक्त तैयारी दिखाई दे रही है, चाहे वहां पर बीजेपी समर्थक, कार्यकर्ता, स्थानीय लोग पहुंचे हैं गृहमंत्री के शो को देखने के लिए। 12 बजे से 3 बजे का ये वक्त रहेगा। पॉलमी, ये बताइए कितना लंबा ये रोड शो होने वाला है और कौन कौन हमें इस रोड शो में दिखाई दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह के साथ? और अगर मुमकिन हो तो कुछ लोगों से बात करिएगा। हिंदी कितने लोग समझ पाएंगे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर पाए तो। कोशिश करते हैं यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की। हिंदी बोलते पढ़ो। आपको क्या लगता है शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे नंदीग्राम से? नहीं, जरूर जीतेंगे। शुभेंदु जीतेंगे? ममता बनर्जी को टक्कर दे पाएंगे? अभी जीतेंगे, वो बहुत वोट में जीतेंगे। ममता बनर्जी को हराएंगे शुभेंदु अधिकारी। ये जो पब्लिक जो यहाँ पे खड़ा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं तृणमूल सरकार का हराए के शुभेंदु अधिकारी के विपुल वोट में जिताएंगे। पर यहाँ पर शुभेंदु ने काम किया है। शुभेंदु तो यही से विधायक थे नंदीग्राम से, तो क्या शुभेंदु का काम हुआ है यहाँ पर? क्या काम किया है उन्होंने? शुभेंदु जो था तृणमूल में था, इसी बार बीजेपी में शामिल हुआ और बीजेपी में जो मोदी सरकार ने सोनार बंगला करने के लिए जो प्रयास रखा था, वही प्रयास अभी तक वो सफल नहीं करेगा। आप हिंदी में बोल सकते हैं। जबरदस्त तैयारियां यहाँ पर मीनाक्षी देखने को मिल रही है रोड शो की। जिस तरीके से महिलाएं तैयार होकर आई हैं, रंगारंग ये कार्यक्रम रहने वाला है और ममता और शुभेंदु अधिकारी के बीच आर पार की जंग नंदीग्राम में देखने को मिल सकती है और ये बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। माना यह जा रहा है कि इसी सीट का नतीजा पूरे बंगाल चुनाव का रुख तय करेगा। ममता व्हील चेयर पर दम दिखा रही हैं, तो शुभेंदु ने ई रिक्शा पकड़ लिया है। सवारी दोनों की अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक, और वो है नंदीग्राम का ताज। ममता की व्हीलचेयर के जवाब में शुभेंदु ने ई रिक्शा को चुनावी रथ बना लिया है। ई रिक्शे पर ही घूम घूम कर वो जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। प्रचार के बीच कार्यकर्ता के घरों में ही खाना भी खा रहे हैं और बीजेपी के विकास का संदेश पहुंचा रहे हैं, इस दावे के साथ कि नंदीग्राम की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। मेरा क्षेत्र में चुनाव हुआ, पूरा के पूरा वोट परिवर्तन के पक्ष में हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ हुआ। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। नंदीग्राम में 2007 के आंदोलन के शिल्पकार माने जाने वाले शुभेंदु अपनी उसी ताकत और पहचान को इस बार ममता के लिए नहीं, बल्कि ममता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें अपने जमीनी जुड़ाव पर भरोसा है, ये बात ममता भी समझ रही है। इसलिए नंदीग्राम में लोगों से मिलते वक्त वो बार बार यही याद दिलाती हैं कि 2007 का आंदोलन उनकी मेहनत का नतीजा था। बाप बेटे तो बाद में आए। নন্দীগ্রামটা আমি লড়াই করতে দিয়েছিলাম এই কারণে যে নন্দীগ্রামটা আমার খুব প্রিয় ছিল। নন্দীগ্রাম নিয়ে আমি আন্দোলন করেছি। নন্দীগ্রামে যখন প্রথম আন্দোলন হয়, কে ছিল আপনাদের সাথে? কারা ছিল আপনাদের সাথে? বাপ বেটাকে তখন দেখা যায়নি, 10-15 दिन পরে জিতেছে এসে, যখন সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। नंदीग्राम का जो आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ लोग, वो उसका सही समुचित जवाब सही वक्त पर देते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अपने प्रचार की शुरुआत मंदिर मंदिर सिर झुकाकर की थी। बीजेपी में शामिल होते ही शुभेंदु ने हिंदुत्व की राजनीति को जिस तरह सिर माथे पर लिया, वो भी काबिले गौर है। ममता के चुनावी नारों को बांग्लादेश से जोड़कर उन्होंने हिंदूवादी सियासत की पारी ताबड़तोड़ अंदाज में शुरू की थी। ममता बनर्जी का बात का कोई असर इधर नहीं पड़ेगा। इधर ममता बनर्जी को लोग पूरा के पूरा, कड़ा से कड़ा उसका समुचित जवाब मिल जाएगा।
लेकिन ममता की चोट और फिर व्हील चेयर पर शुरू हुए प्रचार अभियान ने बंगाल का सियासी माहौल अचानक से बदल दिया है। पैर पर बंधे इस प्लास्टर को बीजेपी लाख झुटलाने की कोशिश करे, लेकिन अब ये तय करना पूरी तरह से जनता के हाथ में है कि ममता की चोट कितनी और किसके लिए दर्दनाक है। नंदीग्राम से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ तक पहुंच गई है मीनाक्षी, और ऐसे में ममता बनर्जी आज रोड शो अब से कुछ देर बाद करने वाली है। अनुपम मिश्र वहां पर मौजूद है। अनुपम, क्या तैयारियां हैं वहां पर रोड शो की? ममता बनर्जी आज ही व्हीलचेयर पर दिखाई देंगी, लेकिन कितना लंबा ये उनका सफर आज का रहने वाला है? जी देखिए, ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं और नीली गाड़ी में, आपको दिख रहा होगा, नीली गाड़ी में पहुंची हैं। उनको गाड़ी से उतारकर अभी व्हील चेयर पे लाया गया है और जो शहीद स्मारक है 2007 में जो लोग मरे थे उनको स्मरण करने के लिए जो शहीद स्मारक बनाया गया था, ये भांगा बेड़ा नंदीग्राम की जगह है जहां पर आंदोलन इन जगहों के आसपास आंदोलन हुए थे। तो इस शहीद स्मारक में वो नमन करेंगी। नमन करने के तुरंत बाद ही वो ये जो रोड शो है शुरू करेंगी। लगभग 3 किलोमीटर का रोड शो है, लेकिन कल जो रोड शो था वो 8 किलोमीटर का था, लेकिन वो 10-12 किलोमीटर उन्होंने रोड शो किया था। तो ये ममता के मूड के ऊपर है, अगर वो लंबा करना हो सकता है, लंबा भी कर सकती हैं। तो फिलहाल जो तय रूट है वो 3 किलोमीटर का है। 3 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद वो सोनाचूड़ा पहुंचेंगी, वहां सोनाचूड़ा बाजार में जनसभा करेंगी और इस वक्त वो शहीद वेदी, शहीद स्मारक जो है वहां पर पहुंच चुकी हैं। और ये काफी सिंबॉलिक है क्योंकि नंदीग्राम देश के नक्शे पर, विश्व के नक्शे पर उसी वक्त उभरा जब 2007 में हिंसा हुई। 14 लोगों की आधिकारिक तौर पर मौत हुई, लेकिन काफी लोग मिसिंग हुए उस वक्त, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है। तो उसके बाद से पूरा नंदीग्राम भारत के नक्शे पर तो उभरा ही, पूरे देश के नक्शे पर उतरा। और वो जो स्मारक वेदी बनाई गई है, जो शहीद वेदी बनाई गई है, वहां पर नमन करने के बाद उस पुरानी बात को, क्योंकि नंदीग्राम का जो आंदोलन था, सिंगूर का जो आंदोलन था, ममता बनर्जी को सत्ता के करीब पहुंचाने में मदद की थी इस आंदोलन ने। तो जो प्रतीकात्मक, जो सांकेतिक महत्व है वो बहुत ज्यादा है यहाँ का। और शहीद वेदी बहुत संकेत है यहाँ पर नमन करने का। और ये जो है नमन करने के बाद वो जो इसी इलाके से चल रही है, और यही वो इलाके हैं जहाँ पर हिंसा हुई थी, वायलेंस हुआ था, लगातार कई दिनों तक हिंसा हुई थी। और उस दौरान ममता बनर्जी ने लंबा आंदोलन किया था, बड़ा आंदोलन किया था। और उस आंदोलन के बाद ही ममता को सहानुभूति मिली थी, जिसने सत्ता के करीब ममता को पहुंचाने में मदद दी थी।